तो आज हम आईपीसी के फाइनल रिवीजन करेंगे। फाइनल रिवीजन का मतलब ये है कि मैंने आपको पहले पढ़ाया है, वो आपको असाइनमेंट भी दे दिए क्रैश कोर्स वाले, मैंने आपको वीडियो रिकॉर्डिंग भी दे रखी है क्लास की। अब उस रिकॉर्डिंग से पर्टिकुलर किसी आंसर को समझ में नहीं आ रहा तो वहाँ से समझ सकते हैं। आज हम फाइनल टेस्ट करेंगे कि भाई कितना आपका आईपीसी तैयार हो गया, जो परसों हम पेपर देने जा रहे हैं। आपका फर्स्ट शिफ्ट में पेपर है या सेकंड शिफ्ट में, मतलब सुबह वाला है या दोपहर वाला पेपर है? सर सर आफ्टरनून में दोपहर वाला तो सेकंड 2 से 5 शिफ्ट। बजे का टाइम है आपका। 2 से 5 का, जी सर। ठीक है, तो अभी पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, व्हाट इज क्राइम? ऐसा क्वेश्चन अगर 4 मार्क्स में आ जाए तो आप क्या लिखोगे? बोलो, कोई भी बोलो जिसको आंसर बताओ। सर सर क्राइम इज an lawful offense that is unlawful an an offense that which is forbidden by law and is punishable. और कोई बताइए, कोई और इसमें कुछ कमीशन देना चाहता है, कुछ चेंज करना चाहता है? anything that injures public welfare is crime। हम्म, तो दो चीज मोनिका जी ने कवर कर दी थी कि जो भी फॉरबिडन और पनिशेबल बाय स्टेट लॉ वो क्राइम है। दो चीजें फिर दीक्षा ने कवर कर दी कि भाई कोई भी ऐसी चीज जो अगेंस्ट द पब्लिक वेलफेयर हो वो क्राइम है। तो इसी को हम क्राइम कहेंगे। 4 मार्क्स में अगर ये आंसर आएगा आपको लिखने के लिए तो आप इसको कैसे लिखेंगे? देखो, हमेशा 4 मार्क्स के आंसर में अगर आपको ज़्यादा मार्क्स चाहिए, जैसे 3 चाहिए 4 में से एग्जामिनर से, तो आप ना उसका पैराग्राफ आंसर ना लिखें, आप उसके पॉइंट करके लिख दें, 1 2 3 4, 4 पॉइंट बना दें, 6 बना दें अगर टाइम है तो। टाइम कम है तो 4 ही लिख दें। तो इसमें हमें पूछा है कि व्हाट इज क्राइम, डिफाइन क्राइम, क्राइम क्या है। सबसे आप लिख दें, सबसे पहले आप लिखोगे कोई भी एक्शन या रिएक्शन जो अगेंस्ट द लॉ, कोई भी एक्शन या रिएक्शन जो अगेंस्ट द लॉ, उसे हम क्राइम कह सकते हैं। इट इज कॉल्ड क्राइम। मतलब आपको ना ये असाइनमेंट वाली भाषा भी नहीं लिखनी, अपनी लैंग्वेज में भी लिख दोगे तो भी चलेगा। तो ये तो जनरल भाषा में हमें भी पता है, कोई चीज जो लॉ के अगेंस्ट है, जो कानून को तोड़ के की जाती है, ठीक है, वो क्या है? एक्शन या रिएक्शन, वो क्राइम है। तो आप पहली बात तो ये लिख दो। फिर दूसरी बात में, दूसरे पॉइंट में आप ये लिख दो, कोई भी अनलॉफुल एक्ट, एनी अनलॉफुल एक्ट विच इज फॉरबिडन और पनिशेबल बाय द स्टेट लॉ इज कॉल्ड क्राइम या आर कॉल्ड क्राइम। तो ये भी क्राइम हो गया। फिर तीसरे में आप लिख दो, अगेंस्ट द पब्लिक मॉरलिटी, एक्ट परफॉर्म अगेंस्ट द पब्लिक मॉरलिटी इज क्राइम, वो भी क्राइम हो गया। फिर आपने और सोचा, और लिख दो क्राइम क्या, अगेंस्ट द सोशल वेलफेयर एंड सोशल वेलफेयर रूल्स, कोई भी ऐसी चीज जो अगेंस्ट द सोशल वेलफेयर हो, वो भी क्राइम है। और कुछ लिख दो जो अगेंस्ट द पीस, पब्लिक पीस और पब्लिक हार्मोनी को डिस्टर्ब करता हो, वो भी क्राइम है। तो ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपका तैयार हो गया। अब इसमें एक नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जामिनर आपसे, 10 मार्क्स में आ गया अभी ये क्वेश्चन। उसने पूछा डिफाइन क्राइम एंड डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द क्राइम, या एसेंशियल स्टेजेस ऑफ द क्राइम, या एसेंशियल एलिमेंट ऑफ क्राइम, ये पूछ लिया। तो यहाँ पर आपको क्राइम की डेफिनेशन देनी देनी है, साथ में आपको स्टेजेस ऑफ द क्राइम पे लिख देना। अच्छा, डेफिनेशन में अगर आपको किसी की डेफिनेशन याद हो, जैसे ऑस्टिन की, बेंथन की, किसी की भी डेफिनेशन याद हो तो आप वो लिख देना, तो भी आपके लिए चलेगा एग्जाम। अगर नहीं याद है, आधी टेढ़ी मेढ़ी आती है, कुछ वर्ड भूल रहे हैं, कुछ आ रहे हैं, तो मत लिखना। जब तक प्रॉपर डेफिनेशन याद ना हो तब तक मत लिखना, क्योंकि एग्जामिनर बहुत सालों से पेपर चेक कर रहे होते हैं तो उनको ना हर डेफिनेशन पता होती है कि ऑस्टिन ने क्या कहा है, बेंथम ने क्या कहा है। मिक्स मिक्स डेफिनेशन अधिकतर पकड़ी जाती है। तो ना लिखो तो अच्छा है, पूरा आता हो तभी लिखो। तो अब स्टेजेस ऑफ क्राइम में आप क्या लिखोगे, या एलिमेंट्स ऑफ क्राइम में क्या लिखोगे, ये बताओ। सर पहला तो मेंसरिया, Human being, a human being will सॉरी be सबसे ह्यूमन responsible. बीइंग, पहला हाँ। तो ह्यूमन ह्यूमन बींग, बीइंग। Human being will जो be क्राइम required. करेगा वही होना चाहिए ना सबसे पहले। जी। ठीक है, चलो Then पहला तो हो mens गया। or evil, guilty mind. दूसरा दूसरा पॉइंट ह्यूमन बीइंग के बाद मेंसरिया, मेंस Mens रिया। rea, देन और एक्टस तीसरा रिया। injury, पॉइंट एक्टस रिया। actus reus, चौथा पॉइंट injury. इंजरी होनी जरूरी है। इंजरी कौन सी इंजरी, फिजिकल, मेंटल, या कोई और इंजरी? Sir, physical injury. मेंटल इंजरी भी कवर है इसके अंदर, ये ध्यान रखना, वो भी क्राइम है। Yeah. किसी को मेंटली टॉर्चर करना भी क्राइम है। Okay, sir. स्टेजेस ऑफ क्राइम ये हो गया आपके, 4 स्टेज हो गई ना ये क्राइम की, 4 Elements. एलिमेंट्स हो गए। Elements हो गए जी। चार एलिमेंट्स। एलिमेंट्स हो गए ये जी क्राइम के। जी सर।
आप जब एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछेगा ना, तो आपको ना एग्जाम में क्या याद करके जाना, जब एग्जाम के लिए आप तैयारी करें तो आपको ये चार नाम ही याद करने हैं बस। इनकी डेफिनेशन किसी की पढ़नी नहीं है ना याद करनी, इसको अपने आप बना के एग्जाम में लिख देना है। बस आप एक चीज करना एग्जाम में, इन चार वर्ड्स को अलग पेन से लिख देना, ब्लैक पेन से लिख देना। मेरी गारंटी है कि एग्जामिनर आपको मार्क्स दे देगा बिना आपके डेफिनेशन पढ़े हुए, क्योंकि ये 4 मार्क्स पे, ये 4 पॉइंट लिखने पर ही मार्क्स हैं। एलिमेंट्स अगर पूछ लेगा तो ये 4 पॉइंट पूरे लिख दिए तो 4 मार्क्स का, तो 4 मिलेंगे, 6 होंगे तो 6 मिलेंगे, 8 होंगे तो 8 पूरे मिल जाएंगे आपको। फिर उसके बाद आ जाओ स्टेजेस ऑफ क्राइम। स्टेजेस ऑफ क्राइम में क्या क्या आता है बताइए। सर इंटेंशन, सबसे पहले Intention, कड़ी होती है इंटेंशन, intention, then दूसरी preparation, प्रिपरेशन, then फिर अटेम्प्ट। अटेम्प्ट। देखो सबसे commitment, पहले वो commitment, इंटेंट करेगा, इंटेंशन इरादा बनाएगा, इरादा बनाने के बाद दूसरा क्या करेगा, उसके लिए तैयारियां शुरू preparation कर देगा। करेगा ठीक जी। है, तीसरा वो तैयारी जब शुरू कर देगा तो फिर वो अटेम्प्ट करेगा, जब तैयारी पूरी हो जाएगी तो फिर वो अटेम्प्ट करेगा। Then अटेम्प्ट के बाद है कमीशन। commission, कमीशन commission, मतलब yes. हो गया क्राइम, मर्डर के लिए गोली लेके गया, बंदूक लेके उसके घर गया, तो वो उसने क्या किया, वो अटेम्प्ट किया, गोली मार दी, उसको गोली लग गई, तो वो कमीशन ऑफ क्राइम हो गया। यही चार है, इसके बाद भी और कोई स्टेज है? बस चार ही तो स्टेज होंगी, उसके बाद तो फिर लॉ आ जाएगा ना, वो सजा देगा उसको क्राइम करने की। तो ये चार स्टेज और चार एलिमेंट, इनके भी सिर्फ नाम याद रखना, बना के जो मर्जी लिख दोगे एग्जाम में, सब एग्जामिनर एक्सेप्ट कर लेगा आपका। कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन इसके लिए लॉ में लिखी नहीं है, सब ने अपने अपने हिसाब से लिख रखी है। आप भी अपने हिसाब से लिख देना एग्जाम में, कई मार्क्स नहीं जाते। अगर आपको मान लो कि, मान लो 10 नंबर में ये क्वेश्चन आया, आपके 2.5 शीट भर गई, लेकिन आधा पेज और आपका मन कर रहा है भरने का, तो आप इसमें एग्जाम्पल बना देना, ABC करके कोई भी एग्जाम्पल, कोई भी कहानी बना देना। लॉ ऑफ क्राइम का एक एक फायदा ये है, हिंदू लॉ का और लॉ ऑफ क्राइम का, IPC का, कि हम कहानियां लिख देते हैं ना, उसमें मार्क्स मिल जाते हैं। मतलब हिंदू लॉ में ही मिल जाते हैं इलिस्ट्रेशंस लिखने पर, और लॉ ऑफ क्राइम में मिल जाते हैं। आपको कोई पर्टिकुलर केस याद नहीं है, लेकिन आपने मिलता जुलता कुछ कुछ दिमाग में आ रहा है, तो आप उसकी कहानी बना के लिख दो, ABC को रिलेट कर दो, XYZ को करके लिख दो, मार्क्स मिल जाएंगे आपको। उतने ही मिलेंगे जितने केस लॉस में लिखने पर मिलते हैं। ये पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। ये 4 मार्क्स में भी आ सकता है, 10 मार्क्स में भी आ सकता है, कई बार ये 20 में भी आया, बट 20 में कम चांसेस होते हैं इसके आने के, 2 में ही ज़्यादा आएगा, 4 में या 10 में। अगला क्वेश्चन है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, ये एब्सोल्यूट लाइबिलिटी क्या होती है? तो सबसे पहले डेफिनेशन बताओ, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी की डेफिनेशन क्या है? किसी को सर पता? इसमें कंफ्यूजन है। किसी सर को मेरे को पता है भी तो क्लियर बताओ, नहीं है। किसी को क्लियर होगा? किसी को तो पता होगा, किसी को भी नहीं पता। सर certain offense do not require proof of guilty state of इसमें mind. एक वर्ड लिखा हुआ है, उससे पढ़कर आपको सब पता लग जाएगा। इसमें लिखा हुआ है कि स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी ऑल्सो कॉल्ड अ नो फॉल्ट लाइबिलिटी। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी को नो फॉल्ट लाइबिलिटी भी कहते हैं। मतलब अगर मान लो मुझे कुछ लॉस हुआ, लेकिन मेरा कोई फॉल्ट नहीं है, तो उस लाइबिलिटी को मैं क्यों बर्दाश्त करूंगा? उस लाइबिलिटी को वो बर्दाश्त करेगा जिसकी वजह से मुझे लॉस हुआ है, तो इसे कहते हैं स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। समझ में आया? द कोर्ट अलाउ करती है डिफेंडेंट को इंगेज इन द सच रिस्क इम्पोजिंग एक्टिविटीज एज लॉन्ग एज ही स्टैंड रेडी टू कंपनसेट दोज इन्फ्लिक्टेड इन दिस रूल cease to exist, it would bring an unequal balance of the right between the wrongdoer and the victim. इसमें एक और रूल है, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के साथ साथ अगर हम गेन को समझे कि दूसरे के पैसे पे हम मजा नहीं लूट सकते, ये भी इसके अंदर आता है। मतलब दूसरे के पैसे पे हम मजा नहीं लूट सकते, इसका मतलब ये है किसी और का नुकसान कर कर हम मजा नहीं ले सकते, हम फायदा नहीं उठा सकते। अगर उसका लॉस हो रहा है तो गेन भी उसी का होगा। ठीक है, जो पेन लेगा वही गेन लेगा, नो पेन नो गेन, ये रूल इस पे लागू होता है। स्टेक लाइबिलिटी का मतलब ये है कि अगर मैंने कोई गलती नहीं की और मान लो दूसरी गलती से मुझे नुकसान हो गया। फॉर एग्जाम्पल मैं इसका एक अच्छा सा एग्जाम्पल आपको बताया था। मेरा एक खाली लैंड था, वो खाली पड़ा हुआ था, उस खाली लैंड पर
कुछ जहरीले पौधे मैंने उगा दिए जहरीले पौधे। मेरे पड़ोसी के पास एक बकरी थी, उसने अपने घर में दूध के लिए बकरी पाल रखी थी। वो मेरा जहरीला पौधा इतना बड़ा हो गया कि उसके पत्ते जो है उसके घर तक लटक गए, और उसकी बकरी ने वो पत्ते खा लिए, बकरी मर गई। तो यहाँ पर स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का केस बनेगा। वो मुझसे क्लेम करेगा अपनी बकरी की कॉस्ट। रीजन क्यों क्लेम करेगा, बताओ क्यों क्लेम करेगा? ये तो इजीली आप खुद ही बता दोगे, क्योंकि जहरीला पौधा किसने उगाया है? सर आपने लगाया था इसलिए आपसे क्लेम करेगा हाँ, वो। क्योंकि भाई उसने का क्या गलती है, उसकी बकरी मर गई, उसकी क्या गलती है? उसने बकरी को कुछ जहरीला पदार्थ थोड़ा ना खिलाया, लेकिन मेरे जहरीले पौधे से बकरी मरी। और एस्केपेशन होना चाहिए। एस्केपेशन मतलब है कि मेरी घर की चीज उसके घर तक पहुंचनी चाहिए। मतलब मैं अपने लैंड को एस्केप कर रहा हूँ, तो मेरा पौधा मेरे लैंड को एस्केप करके पत्ते टहनी उसके यहाँ तक चले गए, उसकी बकरी ने खा लिया। तो इसमें सर इसमें मेरे को एक और था कोर्ट, ना, रेलैंड मैं वर्सेस फ्लेचर। हाँ मैं बता रहा हूँ आपको, धीरे धीरे सब बताऊंगा। तो इसमें कोर्ट ये कहेगा मुझे कि भाई आपकी जिम्मेदारी थी। मैं ये कहूंगा कोर्ट जाके, भाई मेरा मर्जी, मैं अपने लैंड पर चाहे जहरीला पौधा उगाऊं, चाहे बम बम बनाऊं, लेकिन बम तो बना नहीं सकता अगेंस्ट द लॉ। मैं, मेरी मर्जी भाई, मैं जहरीला पौधा उगाऊं, कुछ भी उगाऊं। उसकी बकरी ने क्यों मेरा पेड़ खाया, उसकी गलती है। लेकिन वो ये कहेगा कि एस्केपेशन हो गया, मतलब एस्केप हो गया। उसके लैंड, मेरा मेरा पौधा मेरे लैंड को एस्केप करके उसके लैंड में एंटर कर गया ना। तो ये क्या था, ये ट्रेस पास था, ट्रेस पास अलाउड नहीं है। तो यहाँ पे बकरी की गलती नहीं है, गलती मेरी है, जिसमें मैंने अपने पेड़ को कंट्रोल नहीं किया उसके लैंड तक जाने से। अब मैं इसी का एक और केस बता देता हूँ आपको। एक और केस बताया था इसका। मान लो कि एक घोड़ा था जो मेरे पड़ोसी ने पाल रखा था। मैंने अपने लैंड पर ही जहरीले पौधे उगा रखे थे। मैंने इस किसी भी वजह से उगा रखे, मेरी अपनी मर्जी, मैंने उगा रखे थे जहरीले पौधे, किसी वजह से भी उगा रखे हो चाहे। पड़ोसी के घोड़े ने गर्दन डाल के, मतलब मेरी बाउंड्री के ऊपर से गर्दन डाल के मेरे लैंड में अपनी गर्दन घुसा के उस पत्ते को खा लिया, और उसका घोड़ा मर गया। अब वो कोर्ट में जाता है। तो तो मैं ये कह देता हूँ भाई मेरी क्या गलती है, मैंने तो एस्केपेशन भी नहीं होने दिया, मतलब मेरा पौधा तो वहां तक पहुंचा ही नहीं। इसके घोड़े ने एस्केप किया है, मतलब उसके घोड़े ने अपनी गर्दन डाली मेरे लैंड में। जो ट्रेसपास किसने किया, उसके घोड़े ने। अब उसका घोड़ा मरेगा तो मुझे कुछ नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि वहां मेरी स्टेक लाइबिलिटी, वहां पे उसकी फॉल्ट है, उसके घोड़े की गलती है जो मेरे लैंड में घुस रहा है और खा रहा है मेरे पौधे को। तो वो मर गया तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं। सर स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी एक एग्जेम्पशन है क्या? हाँ, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी जो वर्ड है ये एक एग्जेम्पशन है क्या? नहीं एग्जेम्पशन नहीं है, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी एक लाइबिलिटी है जिसके लिए केस बनता है। गिल्टी माइंड सर जरूरी नहीं है इसमें जिसमें। गिल्टी माइंड का कोई चक्कर नहीं होता ना स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी वाले केस में। इसका एक बड़ा ही फेमस केस है, रेलैंड वर्सेस फ्लेचर का केस है। इसमें मुझे एग्जैक्ट अभी याद नहीं आ रहा रेलैंड या फ्लेचर होता है। इसमें एक पार्टी होती है, उसकी कोल माइंस होती हैं। उसने अपनी कोल माइंस, जो है सुरंग होती है जिसमें से कोयला निकालते हैं खोद के, उसके पड़ोस का एक लैंड होता है जिसको एक बंदा होता है फ्लेचर, वो खरीद लेता है। और खरीदने के बाद वो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए टैंक बनवा देता है, रिजर्वर बनवा देता है। तो उस रिजर्वर की खुदाई करवाता है वो, उसका ठेका वो किसी और को दे देता है, किसी आउट तीसरे बंदे को दे देता है, कॉन्ट्रैक्टर को बोलता है कि इस पे खुदाई करके मेरे लिए एक वाटर रिजर्वर बना दो, ताकि मैं वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकूँ। जो बनाने वाला व्यक्ति है उससे पैसा लेके बना देता है, लेकिन वो एक गलती कर देता है बनाते हुए। वो नीचे से उसकी जो बॉटम होता है उसको पक्का नहीं करता है। तो जब इसमें फ्लेचर अपना पानी डालता है तो पानी लीक हो जाता है, क्योंकि वो नीचे से बॉटम मजबूत नहीं होता है, मतलब वाटर प्रूफ नहीं होता। तो लीक होकर उसकी कोल माइंस में चला जाता है, किसकी, रेलैंड की। रेलैंड की कोल माइन में चला जाता है तो कोयला सारा खराब हो जाता है पानी से भीगने की वजह से, तो उसको नुकसान हो जाता है। तो वो फ्लेचर के ऊपर केस कर देता है। रेलैंड वर्सेस फ्लेचर से स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी केस का जन्म हुआ था। तो यहाँ पे उसने कोर्ट में जाके कहा रेलैंड ने, मेरी क्या गलती है कि मेरा कोयला खराब हुआ, जबकि इसकी गलती है, इसने अपने वाटर रिजर्वर का जो बॉटम था वो वाटर प्रूफ नहीं किया। लेकिन उसने ये कहा फ्लेचर ने कि भाई मैं, मेरा लैंड है, मैं अपने लैंड पे कुछ भी करूं। तो मेरी अपनी लैंड है, मैं अपनी कुछ भी लैंड पे कुछ भी बनाऊं, चाहे वाटर टैंक बनाऊं, कुछ भी बनाऊं, तुम्हें क्या मतलब है? तो कोर्ट ने ये कहा कि आपका लैंड है, आपकी मर्जी, आप कुछ भी बना सकते, ऑथराइज गैर कानूनी कुछ कर नहीं रहे। लेकिन एक्सकेप्शन हो गया। एक्सकेपेशन मतलब पानी लीक होकर उसके लैंड तक पहुंच गया, उसकी माइंस तक पहुंच गया।
तो वहां पर आपकी अपनी चीज को आप अपने लैंड तक कंट्रोल करके रखोगे, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर वो कहीं और किसी दूसरे के पास जाके उसको नुकसान पहुंचाएंगे और एक्सेप्शन हो जाएगा, एस्केपेशन हो जाएगा, यानी कि ट्रेसपास हो जाएगा, तो यहाँ पे स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी लग जाएगा, क्योंकि उसका कोई फॉल्ट नहीं है ना। पानी किसका था? फ्लेचर का था। वाटर एंड किसने बनाया? फ्लेचर ने बनाया। कौन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा था? फ्लेचर कर रहा था। नुकसान किसको हो गया? रेलेंट को हो गया। तो रेलेंट की स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी है। नो फॉल्ट लाइबिलिटी का मतलब होता है कि मेरा फॉल्ट नहीं है तो मैं क्यों उस हानि को बर्दाश्त करूं। ठीक है, ये समझ में आ गया। इसमें भी एक रूल है, इसमें भी एक रूल है जिसमें लिखा हुआ है अननेचुरल लैंड यूज। लैंड का अननेचुरल यूज होना चाहिए। जैसे मैं जहरीला पौधा उगा रहा हूँ तो मैं अननेचुरल यूज कर रहा हूँ ना लैंड का। वो रिजर्वर बना रहा है उसके अंदर, तो नेचुरल यूज थोड़ी ना है। अगर मान लो मैंने कोई लैंड खरीदा, उसमें एक नदी है, प्राकृतिक नदी है, अचानक से नदी में बाढ़ आ गई और पानी जो है वो नदी में से आगे बह गया और पड़ोसी के लैंड में घुस गया, और पड़ोसी ने अपने लैंड में कुछ लकड़ी के फट्टे रख रखे थे, वो खराब हो गए सारे पानी से। तो यहाँ पे मेरा कोई फॉल्ट नहीं है, क्योंकि वो नेचुरल है, क्योंकि भगवान ने ये तो नदी एक्ट में ऑफ बाढ़ गॉड लाया। हुआ सर। हाँ, तो इसके लिए मेरा कोई, इसलिए अननेचुरल यूज होना भी जरूरी है लैंड के लिए। दूसरा, एस्केप होना जरूरी है। एस्केपेशन समझते हैं ना, जो मैं बार बार कह रहा हूँ। आपकी चीज को ट्रेसपास करना जरूरी है, दूसरे तक पहुंचना जरूरी है। अगर दूसरे तक पहुंच के फिर उसको नुकसान पहुंचा रही है तो एस्केपेशन है। लेकिन उसमें उसका घोड़ा क्या था? अपनी गर्दन डालकर उसके पौधे के पत्ते खा रहा था, तो उसमें घोड़े की गलती है, आपकी गलती थोड़ी ना। अपने लैंड में आपने धतूरे का पौधा उगा रखा है, आप भगवान के भक्त हैं, शिव भगवान को चढ़ाना चाहते थे, इसलिए आपने सोचा अपने और लैंड पे लगा दो। एस्केपेशन को एक बार क्लियर कर दीजिए। बहुत सिंपल सा बता दिया मैंने। जैसे वाटर रिजर्वर बनाया, पानी एस्केप होके उसके लैंड में, उसकी कोल माइन में घुस गया, तो उसकी बेचारी की गलती थी। घोड़े ने गर्दन डालकर उसका पौधे का पत्ता खा लिया, तो इसमें घोड़े की गलती थी, उसके पौधे की कोई गलती नहीं थी। बकरी ने उसके पौधे के पत्ते को खाया, लेकिन उसका एस्केपेशन हो रहा था, यानी कि उसके लैंड का पत्ता उसके लैंड तक मुड़ रहा था, टहनी झुक रही थी, तो इसमें उसकी गलती थी, तो इसे एस्केपेशन कहते हैं। अब ये आपको एक बार पर समझना पड़ेगा कि इसमें स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के केस में डिफेंस किसकी होती है? तो क्लेमेंट की होती है। क्लेमेंट मतलब डिफॉल्टर की। जब भी आपको स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा ना, तो आप दो एग्जाम्पल याद रखना, एक बकरी वाला और एक घोड़े वाला। ये आपको क्लियर डिफाइन कर देंगे। बकरी क्यों मरी? क्योंकि पौधे ने एक्सकेपेशन किया, पौधे का पत्ता उसके लैंड में घुसा। घोड़ा क्यों मारा? क्योंकि घोड़े ने एक्सकेपेशन किया। तो यहाँ पे स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी मिलेगी, वहां पे नहीं मिलेगी। बकरी के केस में मिलेगी, लेकिन घोड़े के केस में नहीं मिलेगी, क्योंकि घोड़े ने गलती की है। ठीक है। और सर ये वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया क्या है? हाँ, यही बता रहा हूँ, वॉलेंटी नॉन पेट इंजूरिया। यहाँ पे जो डिफेंडेंट होता है, अगर उसकी कुछ कंडीशन ऐसी है कि वो मतलब उसको जो है वो कर सकते हैं, जैसे जैसे मतलब गैस लीक वाला केस हुआ था, एक ओलेम गैस लीक केस हुआ था। उसमें जो गैस लीक करके आसपास के सारे जो लोग थे उनको उसने हर्ट कर दिया, तो यहाँ पे नेग्लिजेंस का केस बना। मतलब नेग्लिजेंस मतलब लापरवाही। उस व्यक्ति की ये जिम्मेदारी थी जो इस तरह की गैस को अपने पास स्टोर कर रहा है, कि वो लीक ना हो। लेकिन अगर वो लीक हो जाती है तो ये वॉलेंटरी नॉन पेट इंजूरी है। मतलब उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा नहीं किया। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की कोई भी हार्मफुल चीज़ अगर वो स्टोर कर रहा है, तो उसके कंट्रोल करने की, मतलब उसके पास ही होना चाहिए, वो कंट्रोल करके रखेगा उसको, ऐसी उसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। लेकिन अगर उसने कंट्रोल नहीं किया तो उसकी लापरवाही है। तो वॉलेंटरी नॉन फिट इंजूरिया का मतलब ये है कि आपकी लापरवाही से किसी को नुकसान होता है तो आपको उसका लॉस पूरा करना पड़ेगा। एक्ट ऑफ गॉड कवर नहीं होता, ये मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है। एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी के एक्ट की वजह से किसी दूसरे का अगर नुकसान हो जाता है, तो यहाँ पे जिसका नुकसान होगा वो उसकी भरपाई थर्ड पार्टी से कर सकता है। स्टैचुरी अथॉरिटी, स्टैचुरी अथॉरिटी मतलब जो असली मालिक है वो लॉस को बियर करेगा हमेशा। अब है एब्सलूट लाइबिलिटी। एब्सलूट मतलब हकीकत में जितना नुकसान हुआ है उतना ही दिया जाएगा, उससे ज्यादा नुकसान मांगोगे तो मिलेगा नहीं। एसेंशियल कंडीशन ऑफ एब्सलूट लाइबिलिटी। अब एब्सलूट लाइबिलिटी के एसेंशियल कंडीशन क्या क्या हो सकते हैं? जैसे हजार्डियस सब्सटेंसेस। हजार्डियस सब्सटेंसेस मतलब कोई भी ऐसी चीज जो आप अपने पास स्टोर कर रहे हैं जो डेंजरस है, जो हजार्डियस है। जैसे मैंने बताया जहरीला पौधा, ओलिम गैस लीक केस में गैस, ये सब इंजूरियस चीजें हैं जो डैमेज कर सकते हैं। इसमें आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इसको सुरक्षित अपने पास रखेंगे।
एस्केपेशन नहीं होने देंगे, ये भी आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको एस्केप नहीं होने देंगे, मतलब अपनी खतरनाक चीज को अपने तक कंट्रोल करके रखेंगे, दूसरे तक नहीं जाने देंगे। नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड, आप लैंड का अगर नॉन नेचुरल यूज कर रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने जहरीले पौधे अपने लैंड पर उगा रखे, तो अगर आपने जहरीले पौधे उगा रखे तो ये आपकी जिम्मेदारी है, आप ही उनकी बर्दाश्त करेंगे, मतलब आप उसको सेफ्टी से रखेंगे ताकि किसी और दूसरे को नुकसान ना हो। मिसचीफ, मिसचीफ भी आता है इसमें। तो शो दैट सम हजार्डियस सब्सटेंस हैज एस्केप द कैजुअल फॉर सम डैमेजेस, मान लो कोई भी आपने ऐसी कोई चीज खतरनाक चीज अपने लैंड पे रख रखी है जो एस्केपेशन हो गया, जैसे मान लो आपके पास लाइसेंस रिवॉल्वर है और आपके बच्चे ने खेल खेल में रिवॉल्वर आपके कवर्ड से चुरा ली, चुरा के उसने अपने दोस्त को गोली मार दी, तो यहाँ पर जिम्मेदारी आपकी, मिसचीफ रूल आपके ऊपर लागू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब गवर्नमेंट ने आपको लाइसेंस दिया तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने पिस्टल को आप सेफ्टी से रखेंगे। तो एब्सोल्यूट लाइबिलिटी और स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में यही फर्क है। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी नो फॉल्ट लाइबिलिटी है और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी फॉल्ट लाइबिलिटी है। जहाँ आपका फॉल्ट होगा वहाँ आपको लाइबिलिटी बियर करनी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन, कल्पेबल होमिसाइड क्या होता है? और कल्पेबल होमिसाइड डज नॉट अमाउंट टू मर्डर, कब ये मर्डर नहीं होता? एक और क्वेश्चन होता है एग्जाम में, अमाउंट टू मर्डर, कब ये मर्डर हो सकता है? तो कल्पेबल होमिसाइड का मीनिंग क्या है? सेक्शन 299 ऑफ आईपीसी, क्या मीनिंग है बताओ? किसी को नहीं पता? कल्पेबल होमिसाइड जो है एक लैटिन वर्ड है जिसके दो पार्ट हम कर सकते हैं। पहला, होमो, होमो मतलब ह्यूमन, ठीक है, और कैडर, कैडर मीन्स किलिंग, तो जो ह्यूमन किलिंग कर रहा है वो कल्पेबल होमिसाइड है। एक्ट डन with the intention of causing death or causing such bodily injury which is likely to cause death, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो इस इंटेंशन के साथ एक्ट को परफॉर्म कर रहा है कि उसको मारना है या इतनी चोट पहुंचानी है कि वो मर जाए, मतलब चोट पहुंचानी है लेकिन इतनी चोट पहुंचानी है कि वो मर जाए, या उसको मार रहा है, तो कल्पेबल होमिसाइड इसे ही कहते हैं। यह है कल्पेबल होमिसाइड, जिसमें दो लैटिन वर्ड है, कैडर किलिंग और होमो मीन्स ह्यूमन। तो कल्पेबल होमिसाइड का आपको मतलब पता लग गया, तो मुझे बताओ एक बार क्या मतलब है कल्पेबल होमिसाइड का? अब तो सुन लिया, अब तो बता ही सकते हैं। सर किसी को सर इतना मारना है ह्यूमन कि वो किलिंग। मर जाए, ह्यूमन किलिंग। दो चीजें हैं इसके अंदर, एक नहीं है, दो। सर इतना मारो इंसान को, या तो वो मर जाए या तो वो इतना नहीं कि नहीं वो। नहीं, देखो ध्यान से सुनो, दो चीजें हैं। इंटेंशनली किसी को डेथ देना, मतलब इंटेंशन के साथ मारना कि मुझे मारना है इसको। दूसरा, मुझे इंजरी देनी है लेकिन इंजरी ऐसी देनी है कि वो मर जाए। समझ गए अब कि अभी भी क्लियर नहीं हुआ? ये सर क्लियर हो गया। कल्पेबल होमिसाइड में दो चीजें हैं, इंटेंशनल डेथ, आपने इंटेंशन के साथ उसको मारा, आपने पेट में चाकू मारा, आपने पहले स्टडी कर ली थी कि इस जगह मारने से आदमी मर जाता है, वो है इंटेंशन ऑफ डेथ, आपने उस इंटेंशन मारा है कि वो मरेगा। दूसरा, आप मार रहे हैं लेकिन बॉडीली इंजरी से मारना चाहिए, लेकिन आपको ये पता है कि अगर किसी के सर में बहुत मारा जाए या किसी को एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाए तो वो मर जाएगा, यानी आपने पूरी स्टडी कर ली पहले किस व्यक्ति को कहाँ मारने से वो जल्दी मर जाता है, तो उसे कहते हैं कि आपने इंजरी दी है लेकिन इस इंटेंशन के साथ इंजरी दी है कि वो मर जाए, तो आपके इंटेंशन को चेक किया जाता है। अब इंटेंशन को हम लीगल वर्ड में क्या कहते हैं? मेंसरिया, मेंसरिया कहते हैं ना। तो मेंसरिया टू डेथ, मतलब आपने इस इंटेंशन से उसको इंजरी दी है कि वो मरे। तो ये दो है। कल्पेबल होमिसाइड का कभी भी मीनिंग पूछेगा 4 मार्क्स में तो आप इसी तरह लिख के आना एग्जाम में। अब क्लियर हो गया तो एक बार बताओ, कोई भी एक बच्चा रिपीट कर दो, कल्पेबल होमिसाइड, व्हाट इज सर कल्पेबल? सर इसमें इंटेंशन रहती है डेथ के लिए पहले तो, और दूसरा सर उसको बोडली इंजरी देते हैं, मतलब मेंसरिया, माइंड गिल्टी माइंड Intention of सर, killing someone. उसके लिए डेथ हो जाती है उसमें। और सर तीसरे में सर नॉलेज होती है उसको दो कि डेथ पॉइंट होगी होगी। है, और बताओ, और कोई बताओ। सर एक तो फर्स्टली इसका मीनिंग होता है कि ह्यूमन किलिंग, और इसके तीन Intention of असम्पशंस killing ये what? है कि इंटेंशन होनी चाहिए मारने की, जो बिल्कुल मतलब डेथ की मतलब,
और इंटेंशन होनी चाहिए बॉडीली इंजर करने की, कि जिससे डेथ ही हो जाए, मतलब पता है सामने वाले को। आवाज सिंपल भाषा में से कर लो ना कि इंटेंशन ऑफ किलिंग पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट इंटेंशन ऑफ बॉडीली इंजरी बट विथ सीवियर बॉडीली, मतलब जो डेथ हो जाए जिसकी, इंटेंशन ऑफ बॉडीली इंजरी विद इंटेंशन ऑफ डेथ, इतना कर लो बस, ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं जरूरत। मतलब दो ही बातें हैं इसके अंदर, चोट पचाओ तो इतनी कि मर जाए, या फिर सीधा मार ही दो। जैसे गोली मारने से हमें पता आदमी मरता ही है, लेकिन गोली को भी अगर पैर में मारेंगे तो आदमी नहीं मरेगा ना, फिर हमारी इंटेंशन नहीं है ना मारने की, हम उसको सिर्फ चोट पहुंचाना चाहते थे, तो वहाँ पे नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर लग जाएगा। और अमाउंटिंग टू मर्डर कहाँ लगेगा, जहाँ पे हमने मारा ऐसी जगह पर है कि आदमी मरेगा ही मरेगा। तो ये है कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर और नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। अब आ गया आपका, इसमें पॉइंट तो मैंने आपको समझा ही दी है। इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, कॉजिंग सच बॉडी इंजरी लाइकली टू कॉज दैट, आपको पूरी नॉलेज थी कि यहाँ पे बॉडी इंजरी करने से आदमी मर जाता है। अब सेक्शन 300 ऑफ आईपीसी मर्डर को डिफाइन करता है, तो मर्डर की डेफिनेशन कहाँ पे दे रखी है, आईपीसी के 300 सेक्शन में। तो मर्डर का मतलब क्या है, कोई भी ऐसा एक्ट जिससे किसी व्यक्ति की डेथ हो जाए उसे मर्डर कहते हैं। ठीक है, कोई भी ऐसी इंटेंशन जिसकी वजह से आदमी का मर्डर हो जाए, कोई भी ऐसा एक्ट जिससे आदमी की डेथ हो जाए, वो मर्डर है। इफ इट इज डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडी इंजरी एज द ऑफेंडर नोज लाइकली टू कॉज दैट पर्सन टू whom द हार्म इज कॉज, मतलब कोई भी व्यक्ति ऐसी बॉडी इंजरी पहुंचाना चाह रहा है जिससे उसको पता है कि इतनी इस बॉडी इंजरी की वजह से आदमी मर सकता है, और वो उसी इंटेंशन के साथ उसको मार रहा है, तो ये भी डेथ है, ये भी मारने के बराबर ही है। इफ If it is done with the intention of causing such bodily injury to any person, bodily injury intended to inflicted is sufficient to ordinary course of natural cause of death। यानी कि नेचुरल कोर्स ऑफ डेथ, मतलब यहाँ पर ये पता है कि अगर हम इसको इस तरह की चोट पहुंचाएंगे तो इसकी वजह से इसका नेचुरल कोर्स ऑफ डेथ हो जाएगी, मतलब नेचुरल डेथ हो जाएगी इसको। जैसे एक व्यक्ति को आप बहुत दिन से टॉर्चर करे जा रहे हो, मेंटल टॉर्चर करे जा रहे हो, एक दिन हार्ट अटैक होकर वो मर गया, और आपको पता था इसका हार्ट वीक है, इसका तो हार्ट की दवाई चल रही है, फिर भी आपने उसको इतना स्ट्रेस इतना स्ट्रेस इतना स्ट्रेस दिया कि वो मर ही गया। तो ये नेचुरल डेथ है ये, मतलब हार्ट अटैक होना, लेकिन वो नेचुरल के पीछे भी तो रीज़न नहीं है ना, क्योंकि हमने उसको ज़्यादा से ज़्यादा मेंटल टॉर्चर दिया दिया दिया, तो वो भी मर्डर कहलाता है। समझ गए इस बात को, रीज़न डेथ का नेचर है, मतलब नेचर है, प्राकृतिक रीज़न है मौत का, लेकिन उस प्राकृतिक रीज़न के पीछे भी हमने क्रिएट किया है, तो उसे कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल किसी आदमी को इतना हमने प्रोवोक किया, इतना प्रोवोक किया कि वो सुसाइड कर ले, तो सुसाइड करवाने वाला मर्डर का केस में फंसता है। इफ द पर्सन कमिटिंग द एक्ट known to be immediately dangerous that must all probability of cause that such bodily injury is likely to cause that commit such act with an excuse of incurring the risk causing the death and bodily harm। कोई भी इंटेंशन है आपकी जिसका एक ही मकसद हो, बॉडी इंजरी हो जिसका एक ही मकसद हो, या कोई और तरीका जो आप कर रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं, मेंटल स्ट्रेस दे रहे हैं, सबका एक ही मतलब हो कि आदमी मर जाए, तो जहाँ पे आपके इंटेंशन मेंसरी या डेथ हो वहाँ पर इसको डेथ या मर्डर कहेंगे। वो सेक्शन 300 इसको कवर कर लेता है। अब कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, ऐसा कल्पेबल होमिसाइड जिसमें आप किलिंग कर रहे हैं लेकिन मर्डर नहीं कहला रहा वो, आप नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, आप मर्डर के केस से बच जा रहे हैं। क्यों बच जा रहे हैं, क्योंकि आपके इंटेंशन वहाँ पे रॉन्ग नहीं थे, आपका मेंसरिया वहाँ रॉन्ग नहीं था, किसी वजह से वो व्यक्ति की डेथ हो गई, तो वो अलग बात है। फॉर एग्जाम्पल रोड पे जा रहे हैं, किसी दूसरी गाड़ी से टक्कर लगी, आपको गुस्सा आया, गाड़ी से उतरे, बहस हुई दूसरे व्यक्ति ने गाड़ी से रोड निकाल के मारा, आपके सर में ज़्यादा चोट लगने की वजह से आप मर गए, तो वहाँ पे उसका मेंसरिया ये नहीं था कि वो आपको मार दे, वो तो उस समय के जो सीक्वेंस बना, जो आपस में बहस हुई, उसकी वजह से एग्रेसिव एक्शन की वजह से उसकी डेथ हो गई, तो वहाँ पे वो मर्डर के केस में नहीं फंसता है। उसको किस में कवर करते हैं हम, 304 सेक्शन में कवर करते हैं आईपीसी की, जहाँ पे मेंसरिया नहीं होता उसके पीछे, मतलब गिल्टी इंटेंशन नहीं होता है। हाँ, अगर वो पहले से दुश्मन हो और जानबूझ के ऐसा सीन क्रिएट किया गया और ये प्रूव हो जाए कि वो तो पहले से एक दूसरे को जानते थे, तब वहाँ पे वो मर्डर के केस में फंस सकता है। तो 304 जो है
वो कहता है कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। जहाँ पे कल्पेबल होमिसाइड तो है, मतलब डेथ तो हो रही है, व्यक्ति मर तो रहा है, बॉडी इंजरी की वजह से मर तो रहा है, लेकिन वो मारने वाले व्यक्ति की इंटेंशन नहीं थी उसको मारने की। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति आपको गोली मार रहा था, आपने अपने को बचाने के लिए पत्थर मारा और वो गलती से सर पे लगा, वो व्यक्ति मर गया। तो यहाँ पे आपके इंटेंशन रॉन्ग नहीं है, आप अपनी बॉडी को प्रिवेंट कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपके खिलाफ केस नहीं चलेगा मर्डर का। वहाँ पे आपके खिलाफ 304 भी नहीं लगेगा, क्योंकि प्रिवेंशन ऑफ, अपने आप को बचाने के लिए तो कोई वो कानून इजाज़त देता है ना हमें कि हम अपने को बचाने के लिए किसी को मार सकते हैं। राइट टू क्या कहते हैं उसको, प्रॉपर्टी एंड बॉडी, उसको हम सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं। लेकिन अगर हम कल्पेबल होमिसाइड की बात करते हैं, मर्डर के केस में तो मैक्सिमम पनिशमेंट है कैपिटल पनिशमेंट। लेकिन जहाँ पर हमारी इंटेंशन रॉन्ग ना हो, वहाँ पर अगर हम मर्डर हो जाए हमसे, तो कितनी सजा होगी? 10 साल की सजा होगी, फाइन होगा, या दोनों हो सकते हैं 304 में। और 300 में कितनी सजा होगी? 300 में कैपिटल पनिशमेंट, मैक्सिमम पनिशमेंट कितनी है? फांसी की सजा है। वो बात अलग है, गवर्नमेंट फांसी की सजा देते, उम्र कैद दे दे। फॉलोइंग आर एक्सेप्शन ऑफ द मर्डर, मर्डर के कुछ एक्सेप्शन भी हैं। जैसे सडन प्रोवोकेशन की वजह से एक्ट हो गया, जैसे मैंने बताया रोड रेज, दोनों व्यक्ति के बीच में बहस हुई, अचानक से कुछ ऐसी एग्रेशन आ गया, गुस्सा बढ़ गया, जिसकी वजह से मर्डर हो गया, तो वहाँ पे ऑफेंडर का इंटेंशन नहीं है किलिंग का, इसलिए उसको सजा कम मिलेगी। व्हेन प्राइवेट डिफेंस इज एक्सिडिंग इन द गुड फेथ, अगर गुड फेथ में वो प्राइवेट डिफेंस लेते हुए किसी व्यक्ति को मार देता है, तो उसको कोई सजा नहीं मिलेगी, उसको छोड़ देंगे। क्योंकि अपने को बचाने के लिए किसी का मर्डर भी कर दो तो वो अलाउड है, लेकिन कंडीशन होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक बेचारा चोर घर में चोरी करने आया, उसके पास कोई हथियार भी नहीं है, लेकिन फिर भी आपने चोर को मार दिया, तो उस समय आपको फिर सजा मिल सकती है, 5 साल 7 साल, जो भी कोर्ट डिसाइड करे। क्योंकि वहाँ पे आपकी अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी थी ना, मतलब आपने अपने को थोड़ा, वो चोर का पास कोई वेपन नहीं था, कुछ नहीं था, फिर भी आपने उसको मारा। आप उसको पकड़ने की कोशिश कर सकते थे, उसको घायल करने की कोशिश कर सकते थे, मारना जरूरी नहीं है। एक्सीडिंग द एम्बिट ऑफ डिस्चार्जिंग पब्लिक ड्यूटी, कोई भी पुलिस ऑफिसर है, कोई आर्मी ऑफिसर है जो अपनी सरकारी ड्यूटी को पूरा कर रहा हो, वो किसी व्यक्ति को मार दे तो उसके ऊपर कोई मर्डर का केस नहीं चलता। व्हेन दैट इज कॉस्ट इन द सडन फाइट, हीट पैशन अपॉन अ सडन फाइट, मतलब दिमाग का टेम्परेचर बढ़ जाए, अचानक से गुस्सा आ जाए, लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, उसमें मर्डर हो जाए, तो वहाँ पे आपकी इंटेंशन नहीं है उसको किलिंग करने की, इसलिए आपको कोई सजा नहीं होगी, मतलब सजा तो होगी पर कम होगी। when that is cost of a person above 18 year of age who voluntarily took the risk of death, मतलब ऐसा कोई भी व्यक्ति जो 18 साल से बड़ा है उसको तो सजा मिल जाएगी, लेकिन अगर कोई भी बच्चा इस तरह का कोई क्राइम कर देता है तो उसको मौत की सजा नहीं होती। एक और क्राइम हमारे देश में एक और लॉ है कि 7 साल का बच्चा अगर किसी का मर्डर कर दे, 1 साल से 7 साल का बच्चा, तो उसको सजा नहीं होती। उसको कोई भी लॉ ऐसा नहीं जो सजा दे सकता है। क्यों? क्योंकि ये माना जाता है कि 1 से 7 साल के बच्चे के पास इतनी पावर नहीं होती, मतलब इतनी वो नहीं है कि वो नॉलेज ये, नहीं है और माइंड भी हाँ इतना डेवलप नहीं है। हाँ, कि वो Able पता नहीं लगा है पाए कि मर्डर क्या है। लेकिन 7 से 12 साल का बच्चा भी अगर मर्डर करता है तो उसको भी इतनी सीरियस पनिशमेंट नहीं है। ये माना जाता है कि कुछ वजह से उसने ऐसा कुछ क्राइम कर दिया, सजा है लेकिन इतनी बड़ी सजा नहीं है। लेकिन अगर उसके ऊपर में जाए तो निर्भया केस के बाद तो दो कैटेगरी बना दी है, 12 से 16 साल और 16 से 18 साल। तो 16 से 18 साल के बच्चे की बॉडी का टेस्ट किया जाता है, हड्डियों का चेकअप किया जाता है। अगर वो एज ए एडल्ट पाया जाता है तो फिर उसके ऊपर जुबिलियन एक्ट ना लग के एडल्ट एक्ट लगता है, क्योंकि निर्भया केस में एक बच्चा 17 साल कुछ महीने का था, इस वजह से। तो ये सब चेक किया जाता है, उसका मेंटल स्टेटस, उसकी बॉडी की जो बनावट है, हड्डियां का टेस्ट किया जाता है, ये सब। अब अगला क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सिंपल और ग्रेवियस हर्ट, इन दोनों में क्या फर्क है? मतलब चोट पहुंचा रहे हैं, एक सिंपल है और एक ग्रेवियस है, दोनों में क्या फर्क है? सर हार्ट हार्ट में तो मतलब कि कोई मतलब ब्लड व्लड नहीं निकला। और सर जो ग्रीवियस हर्ट होता है उसमें जैसे किसी को हाथ तोड़ दिया, आंख फोड़ दी, जॉइंट हिला दिए। सिंपल हार्ट इज अ नॉर्मल बॉडी पेन, और जो होगा ग्रीवियस हो गया मेंटली भी डेंजरस। मेंटली कोई उसको वो करना। जैसे चाटा मारा मैंने किसी को, तो वो किस में आएगा? सर ये तो सिंपल उसमें आएगा, सिंपल हर्ट।
में। और पनिशेबल कौन सा है, सिंपल हर्ट या ग्रीवियस हर्ट, या दोनों पनिशेबल है? सर दोनों ग्रीवियस है। पनिशेबल है। दोनों पनिशेबल है, ये सही है, दोनों पनिशेबल है। क्यों? क्योंकि ग्रीवियस हर्ट है या सिंपल हर्ट है, दोनों पनिशेबल है। आप किसी को हर्ट नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम बात करते हैं जैसे टीचर स्टूडेंट रिलेशंस की, हाँ, फादर सन रिलेशन, मदर सन रिलेशन, मदर डॉटर रिलेशन, फादर डॉटर रिलेशन, इसमें अगर कोई ऐसे मतलब ग्रेवियस हर्ट नहीं, सिंपल हर्ट होते हैं जहाँ पे पिटाई कर रहे हैं लेकिन उसके भले के लिए कर रहे हैं, बच्चे के लिए, तो भी इस पे कोई पनिशमेंट है नहीं। तो इसमें कोई मतलब कोई ऐसी कंप्लेंट शिकायत नहीं हो सकती जो हो सकती। ये सेक्शन 320 के अंदर कवर्ड है। ठीक है। अब ग्रेवियस हर्ट जो है, इसमें कौन कौन सी आती है ये देख लो पहले। इमेक्यूलेशन, इमेक्यूलेशन का मतलब होता है कि सर कुछ अपाहिज ऐसा कर कर, देना। हाँ, अपाहिज हो जाना। परमानेंट प्राइवेटाइजेशन ऑफ द साइट ऑफ आइदर आई, आपकी किसी एक आंख की रोशनी छीन लेना, ये ग्रीवियस हर्ट है। परमानेंट प्रिवेंशन ऑफ हेयरिंग ऑफ आइदर ईयर, आपके किसी एक कान की सुनने की शक्ति चली जाए। प्रिवेंशन ऑफ एनी मेंबर ऑफ जॉइंट, कोई जॉइंट तोड़ दे, जैसे घुटना, कोहनी, हथेली, उंगली, कोई जॉइंट टूट जाए आपका। डिस्ट्रक्शन ऑफ परमानेंट इम्पेरिटिंग ऑफ द पावर ऑफ एनी मेंबर ऑफ जॉइंट। अब है परमानेंट डिसफिगरेशन ऑफ द हेड और फेस, आपके हेड का या फेस का डिसफिगरेशन कर दे, मतलब मुंह टेढ़ा हो जाए या कुछ और हो जाए उस तरह। फ्रैक्चर और डिसलोकेशन ऑफ बोन और टूथ, आपके दांत तोड़ दे, हड्डी तोड़ दे, तो ये सारे ग्रीवियस हर्ट है। हार्ट वॉज एंडेंजर लाइफ, कोई भी ऐसी चोट जिससे आपकी जिंदगी खतरे में पड़ जाए। अब मान लो एक व्यक्ति अपनी वाइफ को मेंटल टॉर्चर कर रहा है, मार नहीं रहा, पीट नहीं रहा, लेकिन ताने दे रहा है, परेशान कर रहा है, उल्टा सीधा बोल रहा है, और वाइफ जो है डिप्रेशन के बाद और डिप्रेशन और डिप्रेशन और डिप्रेशन, सर ये सिंपल हर्ट में आएगा। तो ये कौन से हर्ट में आएगा? सिंपल। ये ग्रीवियस हर्ट में आएगा। जबकि ये बॉडीली इंजरी नहीं है, इसमें कोई खून नहीं बह रहा है, लेकिन मेंटल टॉर्चर को ग्रीवियस हर्ट में शामिल किया गया आईपीसी के अंदर, अभी जो रिसेंट अमेंडमेंट हुआ है इसके बाद। तो ऐसा कोई भी टॉर्चर जो मेंटल हो, जैसे बॉस है, बॉस अननेसेसरी किसी स्टाफ को परेशान कर रहा है, रेगुलर टारगेट करके परेशान कर रहा है, तो वो ग्रीवियस हर्ट में आ जाता है। तो ये ग्रीवियस हर्ट में आता है, इसलिए मैंने आपको क्लियर किया। अब अगला क्वेश्चन ये आपको खुद बताना है, रॉन्गफुल रिस्ट्रेन और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, ये क्या होता है बताइए। सर रॉन्गफुल रिस्ट्रेन तो वो होता है कि गलत तरीके से किसी को रोकना, ओके। मतलब और कहीं पे भी रॉन्गफुल कोई वो जा रहा कन्फाइनमेंट? है या उसके रास्ते में अड़ंगे डालना या रोकना वैसे। हम्म। और कन्फाइनमेंट होता है कि जैसे उसको किसी चार दीवारी में बंद करके रखना। ओके। अब किसी को इसमें फर्दर कुछ सबमिशन करना है तो बताओ। सर रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट मतलब किडनैपिंग भी हो सकता है। नहीं, किडनैपिंग अलग चीज है। किडनैपिंग अलग चीज होती है, वैसे किडनैपिंग इसमें कवर्ड नहीं होगा। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट जैसे अदिति ने बोला कि चार दीवारी में बंद करके रख देना, उसके पास घूमने की आज़ादी है, चल फिर सकता है, लेकिन उसे चार दीवारी के अंदर ही, उससे बाहर नहीं जा सकता, लेकिन उसकी मर्जी है बाहर जाने की, लेकिन वो जा नहीं पा रहा, उसकी मर्जी के अगेंस्ट उसको बंद करके रखा हुआ है, तो वो कन्फाइनमेंट है। रॉन्गफुल रिस्ट्रेन, फॉर एग्जाम्पल मैं मार्केट जाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे भाई ने ज़बरदस्ती मुझे बोला तू मार्केट नहीं जाएगा, आज घर पे ही रहेगा, तो वो रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट है। मेरी मर्जी से मुझे जाने नहीं दिया जा रहा, मैं ईस्ट डायरेक्शन में जाना चाहता हूँ, मुझे कोई रोक रहा है उस डायरेक्शन में जाने से, बोला नहीं तू ईस्ट में जाएगा, वेस्ट में जाएगा, तो वो रॉन्गफुल रिस्ट्रेन है, मतलब मेरी मर्जी से मुझे जाने से रोकना। इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। अब ये जो वर्ड है एक्सेप्शंस, इसका मतलब क्या होता है हिंदी में? बचाओ। नहीं नहीं, बचाव नहीं होता। इसको छोड़ जिनके के सर ऊपर मतलब। ये, हाँ, इसको छोड़ के, इसके सिवाय, के सिवाय कहते हैं इसको हिंदी में। इसका मतलब ये है कि इन लोगों के ऊपर ये रूल लागू नहीं होता रॉन्गफुल रिस्ट्रेन का। मतलब पुलिस एक व्यक्ति को जेल में डाल रही है, जब डाल रही है जब कोर्ट ऑर्डर दे रही है, तो क्या वो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है जेल में डालना? यस या नो? नहीं, नो। नो। रीजन, क्योंकि पुलिस के पास स्पेशल प्रोसिक्यूशन चला है, उसके ऊपर कोर्ट में कार्रवाई हुई है, उसको उसके क्राइम की सजा मिल रही है, उसको लॉकअप में बंद किया जा रहा है, जेल की चार दीवारी से वो बाहर नहीं आ सकता, तो ये रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट नहीं है, ये राइटफुल कन्फाइनमेंट है। जैसे आप पीछे कश्मीर के अंदर अलगाववादी होते तो
उनका नज़रबंद कर देते थे। सरकार कहती थी तुम्हें नज़रबंद कर दिया 2 महीने के लिए। नज़रबंद का मतलब है तुम अपने घर से बाहर नहीं निकलोगे, पुलिस बैठा लेते हैं उनके घर के बाहर, तुम अपने घर के अंदर ही रहोगे। तो वो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट नहीं है, वो एक्सेप्शन आती है इसके अंदर, इसे एक्सेप्शंस कहते हैं, जहाँ पे कन्फाइनमेंट तो कर रहे हैं लेकिन रॉन्गफुल नहीं है। रिस्ट्रेन, मान लो कहीं पे धारा 144 लगी हुई है, कर्फ्यू लगा हुआ है, उस कर्फ्यू में आप घर से बाहर निकलना चाहते हो, बोले मैं तो निकलूंगा बाहर, मेरे पास तो राइट है, तो वो रॉन्गफुल रिस्ट्रेन नहीं है, वो राइटफुल रिस्ट्रेन है, ऐसा रोका जा सकता है आपको। फॉर एग्जाम्पल, आप मिलिट्री एरिया के अंदर घुसना चाहते हैं और वहाँ पे मिलिट्री का कोई सीक्रेट आइटम, कोई सामान, ऐसी कोई चीज़ रखी हुई है, आप बोलोगे नहीं मैं तो जाऊँगा इस डायरेक्शन में, तो वो रॉन्गफुल रिस्ट्रेन नहीं है, वो राइटफुल रिस्ट्रेन है, आपको जाने से रोका जा सकता है। तो ये रॉन्गफुल रिस्ट्रेन और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट क्लियर हो गया आपको। अब इसका जो है अगला क्वेश्चन वो है असॉल्ट। असॉल्ट क्या होता है? सेक्शन 351 असॉल्ट। सर हमला, किसी को डराना, डराना। मैंने एक बच्चे के ऊपर हाथ उठाया, उसको गाल पे चाटा मारा, तो ये असॉल्ट है? असॉल्ट बैटरी में ये क्या फर्क है? सर असोल्ट में सर थप्पड़ नहीं जाएगा। मारते सर, वो तो बैटरी हो जाएगा सर वो। हाँ, डरा रहा है, मत मतलब सिर्फ डरा रहा थप्पड़ था, दिखाना है, जैसे माँ बाप ओनली रिएक्शन गेस्चर। करना है। हाँ, सिर्फ हाथ का एक्सप्रेशन देना, भैया तेरे को बहुत मारेंगे, तो वो है असॉल्ट। अगर मार दिया तो फिर वो बैटरी हो गया ना। तो वहाँ पे मुक्का दिखाना, तलवार दिखाना, डराना, डरा रहे हैं बस, तो वो असॉल्ट है। असॉल्ट इसे ही कहते हैं जहाँ पे आपके एक्सप्रेशन गेस्चर होता है डराने का। मार दिया तो फिर वो अलग हो गया। अब अगला क्वेश्चन है इसके अंदर, एसेंशियल एलिमेंट ऑफेंसेस ऑफ किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम अबडक्शन। तो किडनैपिंग और अबडक्शन में बेसिकली क्या डिफरेंस है? अबडक्शन क्या होता है, किडनैपिंग क्या होता है? सर सर किडनैपिंग फोर्स बच्चों की से होती है, धमका के डरा के और सर एब्स्ट्रक्शन बड़ों का होता है, 18 प्लस का होता है। सर और अबडक्शन कोई? आउट ऑफ, मतलब किसी को किडनैप करना और इंडिया से बाहर लेके चले जाना। नहीं सर, फोर्स से किडनैप हो गया स्टीलिंग समवन अगेंस्ट उसकी गार्जियनशिप के अगेंस्ट जाके। देखो, किडनैपिंग दो तरह का किडनैपिंग है, एक है किडनैपिंग एक्शन फ्रॉम उसके इंडिया। विश के साथ लेके जाना उसको। हाँ, देखो, एक तो है किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया और एक है किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप। तो लॉफुल गार्जियनशिप का मतलब है माइनर कवर हो जाता है इसके अंदर। किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया का मतलब है इंडिया के अंदर से किसी को किडनैप करना और बाहर ले जाना, ठीक है? तो ये किडनैपिंग है। तो किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया का मतलब है सेक्शन 360 में ये कवर होता है, किसी भी व्यक्ति को आप इंडिया की लिमिट से बाहर ले जा रहे हैं और उसकी मर्जी के बिना ले जा रहे हैं, अगेंस्ट हर कंसर्ट ले जा रहे हैं, उसकी मर्जी के बिना ले जा रहे हैं, तो ये किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया में कवर होता है। किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप का मतलब है किसी बच्चा जिसकी उम्र 18 साल से कम है, उस बच्चे को उसके माँ बाप की, पेरेंट्स की या गार्जियन की मर्जी के बिना आप उठा के ले जा रहे हैं, चाहे इंडिया में ले जाए चाहे इंडिया से बाहर ले जाए, तो वो है किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप, ठीक है? अब यहाँ पे माइनर की एज के बारे में अलग अलग चीज़ें बोली गई हैं कि अगर बॉय की बात कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं 16 साल की उम्र तक बॉय जो है वो माइनर कहलाएगा, और फीमेल की बात करें तो 18 साल की उम्र तक फीमेल जो है माइनर होती है। लेकिन मणिपुर का इसका एग्जाम्पशन है, मणिपुर में जो एज है वो 15 साल है, 15 साल के वुमेन को वहाँ पे मैच्योर माना जाता है। तो 15 साल से ऊपर किसी को ले जाएंगे तो किडनैपिंग का चार्ज नहीं लगेगा। अच्छा, पनिशमेंट क्या है किडनैपिंग के लिए? पहले किडनैपिंग समझ लेते हैं फिर अबडक्शन समझेंगे। किडनैपिंग के लिए पनिशमेंट क्या है, जो सेक्शन 363 में दिया है। देखो, 361 में डेफिनेशन है और 363 में इसकी पनिशमेंट है, ये ध्यान रखना, अलग अलग है। और 362 में क्या है? 362 में क्या आया था? एबडक्शन सर। देखो, 359 में दो तरह की किडनैपिंग बताई है, किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया, किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप। किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया को डिफाइन किया है आर्टिकल 360, सॉरी, सेक्शन 360 के अंदर, और 361 के अंदर माइनर की एज को कवर कर दिया है, और 363 में इसकी पनिशमेंट दे दी है। अभी 362 भी आएगा, बताओ। इम्प्रिजमेंट फॉर आइडर डिस्क्रिप्शन कैन बी एक्सटेंड अप टू 7 ईयर। इसमें 7 साल की सजा हो सकती है, मैक्सिमम सजा 7 साल की है।
फाइन भी हो सकता है। इम्प्रीजमेंट आइदर टर्म्स मीन्स आइदर ऑफ द टू इम्प्रीजमेंट प्रिस्क्राइब इन द इंडियन पीनल कोड। दो तरह की इम्प्रीजमेंट है, एक सिंपल और एक रिजीज। एक सिंपल इम्प्रीजमेंट है कि आपको जेल में बंद रखेंगे और जो नॉर्मल कैदी होता है उस तरह से रहेंगे। एक होता है आपको कड़ी सजा मिलेगी, कड़ी सजा में आपसे कुछ हार्ड लेबर कराई जाएगी। तो दोनों तरह की सजा हो सकती है। मैक्सिमम सजा 7 साल की है। अब हम बात करें अगर एबडक्शन की, तो एबडक्शन 362 में डिफाइन है। तो 362 जो बीच में रह गया था वो एबडक्शन है। तो एबडक्शन क्या है आपका, जहाँ पे आप किसी पर्सन को फोर्सफुली या डिसाइडफुल मैनर से, मतलब अपनी मर्जी से ले जा रहा है, लेकिन उसको उस चीज़ की आपकी गलत इंटेंशन का पता नहीं है। आप उसको दूसरे प्लेस पर ले जा रहे हैं, जैसे इंडिया से बाहर ले जा रहे हैं या दिल्ली से बाहर ले जा रहे हैं, उसकी मर्जी से ले जा रहे हैं, मतलब वो आपके अपनी मर्जी से आपके साथ जा रहा है, लेकिन उसकी मर्जी आपने गलत तरीके से हासिल की है। उसको झूठ बोलकर, उसको कुछ बहका कर, बहला फुसला कर उसकी मर्जी आपने हासिल कर ली और उसको आप ले जा रहे हैं, तो वो अबडक्शन होता है। ठीक है, ये भी एक ऑफेंस है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। अब आ गया आपका डेफोमेशन। डेफोमेशन क्या होता है, इसका एसेंशियल एलिमेंट बताइए। तो जब भी डिफेमेशन आ जाए तो समझ जाओ कि जब भी किसी व्यक्ति की सोशल रिस्पेक्ट, उसकी इज्जत समाज में खराब होती है तो डेफोमेशन का केस बन जाता है। तो डेफोमेशन करने के लिए दो तरह के लॉ है, जैसे हमने लॉ ऑफ टॉर्ट में भी पढ़ा था, स्लेंडर और लाइबल। स्लेंडर का मतलब क्या होता है कि जब हम लिखकर किसी की बुराई कर दें तो वो प्रूफ हो गया, तो वो स्लेंडर सर है। जब हम स्लैंडर बोलकर, बोलकर होता है सर। अच्छा उल्टा हो गया कि स्लेंडर मतलब बोलकर जब हम किसी की बुराई कर दें, ओरली कर दें, तो वो क्या होता है, स्लेंडर है, वो भी पनिशेबल है। और जब हम लिख कर दें, लाइबल में रिटर्न फॉर्म में कर दें, तो भी वो पनिशमेंट, मतलब उसका प्रूफ है और उसका हमें प्रूफ करना पड़ता है। तो रिटर्न का प्रूफ करना तो आसान है, उसका रिटर्न स्टेटमेंट दिखा दो अखबार में, मैगजीन में, जहाँ भी उसने लिखा है, कोई चिट्ठी पोस्टर्स कुछ भी लिखा है तो वो। लेकिन सिलेंडर में अगर प्रूफ करना हो तो हमें विटनेस चाहिए, और ये बर्डन ऑफ लाइबिलिटी किसके ऊपर है, जो अब कह रहा है कि मेरी डिफॉर्मेशन हुई है उसके ऊपर, प्लेंटिफ के ऊपर। पिटिशनर। हाँ, पिटिशनर के ऊपर है। अब जो हम बुराई की बात कर रहे हैं वो बोलकर हो सकती है, वो इशारों से भी हो सकती है, वो कलाकृति से भी हो सकती है, वो हमने कोई पिक्चर फोटो पोर्ट्रेट बना के भी उसकी बुराई कर सकते हैं। ठीक है, अब पनिशमेंट की बात करें तो पनिशमेंट कितनी मिलेगी डेफेमेशन के केस में, ये बताओ। 2 year और 5। दोबारा बोलो, आपकी आवाज ब्रेक हो गई। सर 2 year की इम्प्रिजनमेंट और फाइन भी, या फिर दोनों? दोनों हो सकता है। अच्छा, ये बहुत अलग अलग तरीके के डेफेमेशन हैं जिसमें जो लिखे हैं, जैसे क्रिमिनल होता है, सिविल होता है डेफेमेशन, वो जैसा एग्जाम में आपसे पूछेगा वैसा आप उसको डिफाइन कर देना। वैसे डेफेमेशन सिंपल भाषा में दो ही तरीके हैं, लाइबल और सिलेंडर, बाकी जो पूछे वो। अच्छा, इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। एक्सेप्शंस मतलब क्या होते हैं, जिस पे ये रूल लागू नहीं हो सकता। तो कौन सा एक्सेप्शन है कि लोग बुराई भी कर रहे हैं, उनको सजा भी नहीं हो रही, तो कौन लोग कर सकता है ऐसा, बताओ। सर पॉलिटिशियंस, पुलिस वाले। पुलिस वाले कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पुलिस आपके घर आती है, आपको अरेस्ट करी, तो आपकी बदनामी हो रही है, लेकिन वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं ना, ऑफिशियल ड्यूटी कर रहे हैं, इसलिए उनको कोई सजा नहीं मिलेगी। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट हाउस में और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कर हाँ, सकते हैं। जब वो हाउस सेशन में हो और सेशन के अंदर खड़े होकर वो किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो उनको कोई सजा नहीं होगी। और भी कोई है, जब आप सच बोल रहे हो, आपको पूरा विश्वास है कि आप बोल रहे हैं सच, तो गुड फेथ में अगर आप सच बोल रहे हैं तो आपके खिलाफ कोई डेफेमेशन का केस नहीं बनेगा, लेकिन आपके पास प्रूफ होना चाहिए उस सच का। तभी, अगर प्रूफ नहीं है, आपने बोला मैं तो सोचता हूँ सच है और मैं तो बोल दूंगा, तो ऐसा नहीं होगा। जब आपको गवर्नमेंट ने अलाउ किया, ऑथराइज किया हो, गवर्नमेंट अथॉरिटी ने आपको, जैसे फॉर एग्जांपल जिसने प्रॉपर्टी टैक्स नहीं दिया होता उनके नाम पब्लिश करके एमसीडी लगा देती है, और एक बंदे के पास अथॉरिटी आ जाती है कि वो इलाके में जाके अनाउंस करता है नाम कि इस प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स, तो उससे अनाउंस होने से उस बंदे की समाज में इज्जत खराब होती है ना, कि इसने हाउस टैक्स नहीं दिया या इनकम टैक्स नहीं दिया, तो उस तरह के पर्सन को डिफॉर्मेशन करने के बाद भी सजा नहीं होती है, क्योंकि वो गवर्नमेंट की ड्यूटी पूरी कर रहा है। तो ये इसके एक्सेप्शंस भी हो गए। अब आ गया आपका अगला क्वेश्चन, वो कह रहा है चीटिंग क्या है। तो चीटिंग क्या होता है बताओ। चीटिंग तो नॉर्मली आप कितनी बार इस्तेमाल करते हो, सर तो
कोई भी व्यक्ति जैसे किसी के मतलब झूठ बोल के या प्रॉपर्टी ले लेना या अपना फायदा करना, दूसरे का नुकसान करना, वो चीटिंग हम्म, होता है। कोई भी डिसऑनेस्ट या अनफेयर एक्ट जिससे आपको फायदा हो रहा हो और दूसरे को नुकसान हो रहा हो, वो चीटिंग है। तो इसमें ये जरूर लिखना कि आपको गेन हो रहा है और दूसरे को लॉस हो रहा है, तभी वो चीटिंग कहलाएगी। ठीक है, तभी वो चीटिंग होती है। कोई एग्जाम्पल बना के लिख देना इसमें। अच्छा, ये सेक्शन कौन से में कवर है चीटिंग? 415 में, आईपीसी के 415 में, जहाँ पे डिसऑनेस्ट इंटेंशन होनी चाहिए, वन पर्सन गेन अदर पर्सन लॉस होना चाहिए, और इंटेंशन के साथ होना चाहिए। हमेशा दो चीज को इन्वॉल्व कर लिया करो जब भी आईपीसी करते हैं, तो मेंस रिया और एक्टेस रिया। हर जगह आईपीसी में आप ये यूज कर सकते हो, किसी भी क्राइम के अंदर एक्टेस रिया और मेंस रिया। इंटेंशन रॉन्ग होनी चाहिए और एक्ट रॉन्ग होना चाहिए, तभी वो एक्ट एप्लीकेबल होगा। कोई भी हो, चाहे किडनैपिंग हो, चाहे चीटिंग हो, या कल्पेबल होमिसाइड हो, कुछ भी हो, हर जगह मेंस रिया एक्टेस रिया लगेगा ही लगेगा। आईपीसी का ये बेसिक पार्ट है। अब चीटिंग के लिए पनिशमेंट कितनी है ये बताओ। सर फाइन लगेगा और सर टर्म अप टू सर 3 एक साल और सर फाइन दोनों लग सकते हैं। लेवल पे डिपेंड करती है कि उसने कितनी चीटिंग करी है। हम्म 3 इयर्स और फाइन देखो, और बोथ। cheating with knowledge that person whose interest has to be protected incur losses। एक व्यक्ति जो इंटेंशन के साथ कर रहा है, जिसको पता है कि अगर ऐसा काम करेगा दूसरे को लॉस होगा, तो उसको सजा मिलेगी 3 साल या फाइन या दोनों। यह है आर्टिकल और सॉरी सेक्शन 418, 418। और सेक्शन जो 419 है वो कहता है पनिशमेंट फॉर चीटिंग बाय पर्सनेशन। मतलब एक व्यक्ति को पता नहीं था, उसको ऐसा लगता नहीं था कि भाई मेरे इस करने से इसको कुछ लॉस हो सकता है, लेकिन लॉस हुआ, तो वहां पर भी 3 साल या फाइन या दोनों हो सकता है। चीटिंग विद डिसऑनेस्टी इंक्लूडिंग द डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी। अब डिलीवरी प्रॉपर्टी में कोई चीटिंग करता है, तो वहां पर उसको सजा कितनी होगी? तो सजा होगी वहां पे 7 ईयर, 7 साल की सजा होगी, या फाइन दोनों होंगे। अब ऐसा क्यों? प्रॉपर्टी केस में ज्यादा क्यों है? वहां पे चीटिंग को ज्यादा क्यों अहमियत दी गई है? वो सर इसलिए दी ज्यादा गई है, वैल्यू वैल्यू की होती है। हाँ, क्योंकि प्रॉपर्टी एक तरह से फंडामेंटल राइट था पहले। कॉन्स्टिट्यूशन अगर आपने पढ़ा हो तो पहले हमारा प्रॉपर राइट टू प्रॉपर्टी भी फंडामेंटल राइट था, जो बाद में हटा दिया। तो इसीलिए इसके लिए ज़्यादा पनिशमेंट रखी गई है प्रॉपर्टी के लिए। तो प्रॉपर्टी के केस में 7 साल, बाकी सब में 3 साल है चीटिंग की। अब थेफ्ट क्या होता है? और थेफ्ट कब एक्सटॉर्शन, रॉबरी या डकैती बन जाता है? सर थेफ्ट तो सिंपल चोरी होती है, जैसे किसी के घर में हम्म, चोरी कर दी, ठीक है। एक्सटॉर्शन हुआ कि किडनैप करके और पैसे मांगना। एक्सटॉर्शन होता है कि रैंसम मांगना। जैसे गुंडे बदमाश होते हैं ना, फोन पे धमकी देते हैं कि 5 लाख पहुंचा देना, नहीं तो अच्छा नहीं होगा, हम तुम्हें तुम्हारे परिवार को मार देंगे, धमकी देके पैसा वसूल रहे हैं। हफ्ता वसूली सर। वसूली, हफ्ता सर वसूली। रंगदारी। हाँ, रंगदारी। लेकिन चोरी में एक व्यक्ति चोरी करता है, डकैती 5 लोग से ज्यादा लोग होते हैं तब डकैती होती है। और रॉबरी, लूट, लूट का क्या सीन है? सर जैसे घर में ही चोरी करना, दो तीन लोग मिलके बस चोरी कर रहे हैं, बट कोई वैसे हार्म नहीं पहुंचा रहे किसी को। रॉबरी, देखो सेक्शन 390 ऑफ आईपीसी में कवर है ये रॉबरी। रॉबरी का मतलब क्या है? एसेंशियल मीन्स टू टेक अ मूवेबल प्रॉपर्टी। आपकी किसी मूवेबल प्रॉपर्टी को लूट रहे हैं, जैसे आपकी गाड़ी लूट ली, आपकी बाइक लूट ली, आपका सोना लूट लिया, वो रॉबरी है। कभी आपके मकान को कोई नहीं लूट सकता, कि मकान को लूट सकता है? सर वो तो मकान चीटिंग हो को, जाएगी, उसमें चीटिंग में ज्यादा आता है। हाँ, चीटिंग। मकान को नहीं वो लूट तो सकता कब्जा हो कोई गया भी। सर। ठीक है, वो अलग चीज है। तो इसलिए जब मूवेबल प्रॉपर्टी की, जैसे स्नैचिंग करते हैं ना, स्नैचिंग वो चोरी नहीं है, वो रॉबरी है। जैसे बाइक पे आए, मोबाइल छीन के भाग गए, वो रॉबरी है, वो लूट है। और डकैती क्या है? बदमाश हथियार लेके आपके घर में घुस रहे हैं, घोड़े पे बैठ के आ गए डाकू, वो डकैती कर रहे हैं। आजकल तो घोड़े पे नहीं, गाड़ी में आते हैं ना, लेकिन 5-6 लोग एक साथ घुस गए आपके घर में हथियार लेकर, तो वो डकैती। एक्सटॉर्शन क्या है? धमकी देकर, डरा धमका कर आपसे वसूली की जा रही है। आपके पति को मार देंगे, आपकी पत्नी को मार देंगे, इतना पैसा दे दो, नहीं तो गए काम से। पनिशमेंट, चोरी के केस में अकेला व्यक्ति भी चोरी कर सकता है, 2 लोग भी कर सकते हैं। जहाँ पे 5 से कम होंगे वो चोरी है, 5 से ज्यादा हो जाएंगे डकैती हो जाएगी।
हथियारों के साथ आएंगे तो डकैती है, बिना हथियारों के आएंगे चोरी हो सकती है, हथियार है लेकिन 2 ही लोग हैं तो चोरी है। सजा कितनी है चोरी केस में? 3 साल या फाइन। सजा सबकी याद रखना एग्जाम में, चाहे सेक्शन याद रहे ना रहे, सजा जरूर याद रखना। सेक्शन 379 थेफ्ट के अंदर चोरी की सजा है 3 साल। रॉबरी और डकैती और एक्सटॉर्शन की कितनी सजा है ये बताओ। चलो कल पूछूंगा, ये तैयार करके रखना। अब अगला क्वेश्चन है क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी क्या होता है पहले तो ये बताओ। इस असाइनमेंट में अब ज़्यादा क्वेश्चन बचे नहीं है, पार्ट 1 कंप्लीट होने वाला है। मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी ही मुझे लगता है लास्ट क्वेश्चन है आपका। ये बताओ, अगर पता है तो, नहीं पता है तो भी बता दो कि नहीं पता है। परसों पेपर आपका 2 बजे है ना? यस यस सर। सर। तो कल की क्लास दिन में करेंगे कि रात को ही करोगे? सर दिन में कर लेंगे या रात में कर लेंगे? सर दिन में कर लो। सर दिन में सही है। अच्छा, तो कल की क्लास हम 1 बजे रखें, कोई डाउट होंगे तो उसको रात को आप पूछ सकते हो दोबारा से। यस सर, फाइनल दिन में रख रिवीजन भी कह लीजिएगा एक सकते हैं, क्लास यस और एक सर। रात में सर। उसको हम फाइनल रिवीजन भी कह सकते हैं ना। दिन में सही है सर। अब आप एक काम कर लेना, इसमें हमारा एक क्वेश्चन बचा है, ये मैं कल पूछूंगा आपसे दोपहर में 1 बजे। आप ये वाला असाइनमेंट रिवाइज करके रखना और अगला वाला भी रिवाइज करके रखना। और जैसे मैंने बताया ना, उसी तरीके से एग्जाम में आपको आंसर्स लिखने हैं, मतलब आपको सिर्फ हेडिंग्स याद रखनी है, एक्सप्लेनेशन खुद भी लिख सकते हो, कोई नहीं आपको चेक करता है। सेक्शन, पनिशमेंट, ये 3 चीज़ें चेक होती हैं आईपीसी के अंदर। सेक्शन करेक्ट लिखा हो, डेफिनेशन करेक्ट हो, पनिशमेंट करेक्ट आपने लिखी हो, क्योंकि यही एग्जामिनर को भी याद रहता है, जो चेक करने वाला उसको भी। बाकी आप कुछ भी एक्सप्लेन कर देना हेडिंग के अंदर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ हेडिंग जो मैंने अलग कलर से लिखी है उनको आप एग्जाम में भी अलग कलर से ही लिख के आना। और जैसे मैंने हर बार आपको आंसर राइटिंग का मेथड सिखाया है, वो मैं कल एक बार और आपको दोहरा दूंगा कि किस तरह से पेपर में प्रेजेंटेशन करनी है, कितने कितने पेज के आंसर लिखने हैं वो भी कल आपको बता दूंगा क्लास में। तो कल की क्लास की पहले से तैयारी करके आना, पढ़ के आना, फिर हम रिवीजन करेंगे आईपीसी के फाइनल कल दिन में 1 बजे। फिर जो बचेगा या फाइनल टच दे कर देंगे, रात को कर लेंगे एक बार फिर से। परसों कोई क्लास नहीं लेंगे सर जिस दिन एग्जाम मोस्ट होगा। इम्पोर्टेंट दे दो मुझे सेकंड आवाज़ नहीं पीरियड। आई, दोबारा बोलो।